राणा, थारू एक बहुत ही चर्चा करने वाले ये शब्द हैं। आपने हमारी पिछली वीडियोज़ में देखा ही होगा, हमने किस तरीके से थारू शब्द को लेके बहुत गहन रिसर्च की है, अपने समाज के वरिष्ठतम लोगों से बात की है और कई एक तो प्रोफेसर भी थे, राज सक्सेना, जो पूर्व में खटीमा डिग्री कॉलेज में शायद अध्यापन का कार्य करते थे। उनका हमने इंटरव्यू लिया था इस विषय पे। तो ऐसे ही करते करते हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, ऑफलाइन भी बहुत से लोगों से बातचीत की, जो हम आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से नहीं दिखा पाए। और ऐसे ही हमने अपनी जो संस्कृति होती हैं, सभ्यताएं होती हैं, इन सब मामलों पर हमने बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए ली, जो हमने आपको दिखाई। और जो वीडियोज़ हम आपको नहीं दिखा पाए, ऑफलाइन ली। ऐसी बहुत सारी कई बातें थी। आज हमारे साथ हैं श्रीमती पुष्पा राणा, जो बैंक में बतौर सीनियर प्रबंधक कार्यरत हैं। हम उनसे मिलवाएंगे और राणा के विषय पे आज चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है ये जान करके कि हमारे बहुत ही यंगेस्ट लोग हमारे राणा समाज से निकल करके विभिन्न क्षेत्रों में आगे आए हैं और उनको अपनी संस्कृति को जानने की, अपने स्वाभिमान को खोजने की एक ललक पैदा हुई है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा जान करके कि कुछ हमारे बहुत ही युवा वर्ग के लोग इस संबंध में आगे आए हैं और पूरा समाज का भ्रमण करते हुए, तथ्यों को इकट्ठा करते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद एक एहसास है। मैं जैसा कि राजन जी ने बताया कि मेरा नाम पुष्पा राणा है और मैं एक राष्ट्रीयकृत बैंक में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। और इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो थोड़ा बहुत तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हुई है बीच बीच में, लेकिन मेरी ज़्यादातर जो शिक्षा है वो बाहर हुई है। तो हालांकि इस परिवेश से बहुत कुछ मुझे जो सीखना चाहिए था वो मैं नहीं सीख पाई, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखा, बीच बीच में जब मैं गाँव आई तो मैंने देखा और लोगों से बातचीत की, अपनी परंपराओं को जानने की जब मुझे ललक पैदा हुई, मैंने यूट्यूब को सर्च किया, कुछ किताबों को मैंने रेफ़र किया और मेरे जो बड़े भाई हैं जिनके साथ रह कर के मैंने पढ़ाई की, वो आर्मी में कर्नल पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ इस संबंध में काम किया था अपने स्टूडेंट लाइफ में और बीच बीच में मैं उनके विचार भी जानती रही हूँ, जिससे मुझे बल मिला कि मुझे भी इस बारे में नई जो अवधारणाएं हैं, नई तो मैं नहीं कहूँगी, जो तथ्यात्मक अवधारणाएं हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। जैसे आपने बोला जी, थारू। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा मैम आपसे जी, राणा लोग थारू क्यों कहलाए, किस प्रकार परिवर्तन होता गया कि थारू इन्हें कहने लग गए? जी, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मैं जहाँ तक हम इतिहास को, अगर अपनी जड़ों को हमें देखना है वर्तमान काल को देखते हुए, तो हम ये पाएंगे कि ऐसा इतिहासकारों का मानना है, जिन्होंने भी तथ्यों का विश्लेषण किया है, कि हमारे कुछ राजसी परिवार से 12 राणा जी महाराणा प्रताप जी के समकालीन कहना चाहिए समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, मैं प्राण रक्षा के लिए नहीं कहूँगी, प्राणों की आहुति देने में कभी भी हमारे राणा क्षत्रिय लोग पीछे नहीं रहे हैं, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी वंशावली को आगे चलाने के लिए कुछ कूटनीतिक तौर पे निर्णय लिया कि हमारी जो आगे की पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, तभी हम बाहरी आक्रमणकारियों से लोहा ले पाएंगे और अपनी जो रानियों को अपने विश्वस्त पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान में भेजा गया ताकि वो सुरक्षित रह सकें। मुग़ल आक्रांत आपने देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी और उससे भी पहले हमारे जो राजपूताना जो क्षत्रिय समाज में अनवरत जो संघर्ष का वातावरण रहा और हमने बहुत चर्चित है राजपूताना में ये कि रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उन पर बुरी निगाह रखते थे और उनको अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्राणों की 16,000 रानियों के साथ आहुति दी। वो एक समय था
अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। कालांतर में हमारे पूर्वज इसी तरीके से संगठित होकर के बाहरी मुग़ल आक्रांताओं से लोहा लेते रहे। महारानी जोधाबाई जी का विवाह उनके पिता को बादशाह अकबर के साथ करना पड़ा। वो भी एक कूटनीतिक ही हम कहना चाहिए, क्योंकि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वो अपने को और मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा सेक्रीफाइस किया था अपनी कन्या को उसके साथ में शादी विवाह करके। लेकिन जोधाबाई जी, मैं वहीं पर आ रही हूँ। उत्पत्ति कैसे महाराणा प्रताप के समय समय पे इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहा। फिर महाराणा प्रताप जी के समय में रानियाँ, बच्चे, राज परिवार जंगलों में भटकता रहा, खाक छानता रहा। और जस्ट उनसे लोहा लेने के लिए, अपनी वंशावलियों को आगे बढ़ाने के लिए महाराणा जी ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने परिवार के कुछ सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर भेज दें। और 12 राणा राज परिवार के लोग इस तराई क्षेत्र में, जो कि बहुत सघन वनों से आच्छादित था, ऐसा हमारे पूर्वजों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है। ये ज़मीन बहुत दलदली थी, बहुत ही मतलब दुरूह परिस्थिति में हमारे लोग यहाँ पर शरण लिया, हमारे लोगों ने, राणा समाज के लोगों ने, और यहाँ पर आकर के ठहरे। 12 राणा गाँव, 12 राणा स्थान के नाम से वो आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ पर आकर के ठहरे 12 राज परिवार के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ। और यहाँ के जो लोकल बासिंदे थे उस समय, जो यहाँ पर जो मूल निवासी थे, हम कह सकते हैं आदिम जाति कह सकते हैं, मूल निवासी कह सकते हैं, खुनका, डंगोरा, सुना, इस तरीके से गिरनामा, जुगिया, आज भी जोगीठेर नाम से प्रतापपुर के नगरा की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग भी अपने आप को थारू कहते हैं ना? हाँ, तो मैं ये लोग भी कहते नहीं, ये लोग ही थारू हैं। हाँ। वस्तुतः ये लोग ही थारू हैं, ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा जाता है। ये लोग ही थारू हैं और हम राणा हैं, तभी हमारे नाम के साथ में राणा थारू शब्द का प्रचलन हुआ। एक्चुअली जो यहाँ के मूल निवासी थे वो थारू और कहार और दूसरी अन्य जातियाँ थीं। तो उनके साथ क्योंकि उनको रहना था, वहाँ पर शरण ली थी, तो इसीलिए उनके उपनाम थारू को, उनके जो जाति थारू को अपने आप को हाइड करने के लिए इन्होंने बोला राजस्थानी भाषा में, हम थारो, हम भी आप ही के लोग हैं, यानी आप थारू हैं, हम भी आपके हैं, हम थारो हैं। और तरु के नीचे इन्होंने शरण लिया था। उन्होंने पूछा आप कहाँ, तो बोला उस तरु के नीचे ठहरे हुए हैं। तो लोगों ने ये प्रचलन में लाए, ठहरुआ हैं, थरुआ हैं या थारू हैं। तो एक्चुअली यहाँ के मूल निवासी थारू थे और कुछ और भी जाति थी, जैसे मैंने अभी बताया, जो आजकल अपने आप को पाल, सक्सेना, कश्यप इत्यादि लिखते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी थे, जो कि कालांतर में पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर उस साइड में बस गए, क्योंकि हमारे बहुत वीर राणा लोग, बहुत क्षत्रिय वीर थे और उन्होंने अपनी जगह यहाँ पर उन मूल निवासियों के साथ में बनाई। और ये जो नाम पड़ा थारू, यहीं से लोग थोड़ा थोड़ा संबोधन करने लग गए थारू। और बाद में ये क्योंकि सामाजिक रूप से पिछड़ गए एक अज्ञातवास के कारण, इनको प्रॉपर नाम थारू के नाम से ही पुकारा जाने लगा। लेकिन हमारे पूर्वज अपने सरनेम को नहीं छोड़ पाए। वो लिखित में तो कहीं नहीं मिलता, 12 राणा के अलावा उन्होंने अपने आप को 12 थारू आए ऐसा नहीं लिखा, या 12 ब्राह्मण आए या 12 और कोई अन्य जाति आई। उन्होंने 12 राणा का जो इतिहास में जो उल्लेख मिलता है, उसके बारे में हम बखूबी अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो राशि परिवार आए यही राणा हैं। और बाकी जो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि जो तराई में जितने लोग हैं, तरुआ हैं, थारू हैं, या नेपाल में या बिहार में या आपके लखीमपुर खीरी में, वस्तुतः ये मूल रूप से थारू हैं। और हम लोग राणा थारू इनके साथ मिलकर के बने। मिलकर के का मतलब उनको अपने आप में सामंजस्य करने के लिए। और इनके साथ हमारा रोटी बेटी का कोई साथ नहीं था, कोई वैवाहिक संबंध आज तक भी नहीं थे। अब एक आध अंतर्जातीय विवाह के परिप्रेक्ष्य में, समाज के खुलेपन के परिप्रेक्ष्य में एक आध केसेस ऐसे दिखाई पड़ते हैं, दृष्टांत ऐसे दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा हमारे इनके रोटी बेटी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो ये अलग समूह है सर जी, ये समूह एक बिल्कुल अलग है। राणा थारू बिल्कुल अलग हैं। थारू शब्द क्योंकि पिछड़ेपन का निशानी माना जाने लगा, इसलिए इनको थोड़ा सा लोगों ने
जिनको सो कॉल्ड हम उच्च जातियाँ या जनरल जातियाँ बोलते हैं, उन्होंने थोड़ा हेय दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। जी, जैसा कि आपने कहा कि राणा और थारू, तो क्या मैं ये समझूं कि राणा और थारू अलग-अलग दो बिल्कुल एग्जैक्टली, जातियां थीं, बिल्कुल जो एग्जैक्टली बाद में आपने आपके अनुसार राणा जो समय के साथ राणा थारू कहलाए, लेकिन राणा और थारू वास्तव में अलग-अलग हैं। ये बिल्कुल आप आपने एग्जैक्टली आपने सही समझा और यही तथ्य है। और क्योंकि हम किसी तरह का मतभेद नहीं चाहते, एक संघ बना है हमारा थारू समाज करके, या जो भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद में, भारत की स्वतंत्रता के बाद में, हमारे देश की स्वतंत्रता मिलने के बाद में कुछ पिछड़े हुए समाज के लोगों को आरक्षण प्रदान किया किसी, और ये अनुसूचियों में उनको वर्गीकृत किया, जिसको कि अनुसूचित जाति जनजाति में विभाजित किया गया, उनको उस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया। इससे और इस चीज़ को बल मिला और हम ये बाध्य हुए कि हम उनके साथ सामंजस्य बिठाएं, उनके साथ कदम ताल करें, उनके साथ चलें, यही हमारे लिए हमारे हित के संरक्षण के लिए बेहतर होगा। बट फैक्ट यही है कि हम बिल्कुल अलग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते और ना हैं। जी, ये हमारे रीति रिवाजों से भी राणा और थारू परिलक्षित होता भले है। कि अभी जो है लोग इनको एक ही संदर्भ में देखते हैं, राणा और थारू, लेकिन हैं अलग-अलग। बिल्कुल, ये वैसे ही अलग हैं जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों अलग हैं, लेकिन सामाजिक रूप से दोनों को एक ही कैटेगरी में समझा जाता है। लाइक वाइज थारू, राणा थारू दोनों अलग हैं, पर उनको क्योंकि सेम आरक्षण मिला है, सेम उनका जो एरिया है, तो तराई क्षेत्र, इसकी वजह से वो जो जनरलाइजेशन होता है, एक सामान्यकरण, जो भी मेरे ख्याल से जो भी इसका अध्ययन करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और अध्ययन करने चलते हैं और कहीं और वो निकल जाते हैं। वो बात करते हैं खटीमा, और जो कि वस्तुतः इतने ही लोग हैं। हमारा समाज एक बंद समाज था क्योंकि हम अपने श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए हमारे विवाह संबंध किसी और ग्रुप, किसी और समूह से, किसी भी, चाहे वो सो कॉल्ड थारू ही क्यों ना हो, उनके साथ हमारे विवाह संबंध बिल्कुल भी नहीं थे। और ये आज नहीं, आज हम किसी जातिगत विद्वेष की वजह से नहीं, ऐसा था, ये इतिहास परिलक्षित करता है, ऐसा था। ये इसी चीज़ को दर्शाने के लिए कि दोनों जो समूह हैं वो अलग अलग हैं। जी, वो तो सही है मैडम, लेकिन क्या जैसे कि राणा और थारू जब अलग हैं तो क्या उनकी सभ्यताएं भी अलग हैं? क्या उनके जो रीति रिवाज हैं, जो रहन सहन का तरीका है, क्या वो भी अलग है? इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा राजन जी, मैं एक चीज़ कहूँगी कि कोई निर्णय लेने से पहले विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होती है। बहुत ही संकीर्ण नज़रिए से किसी चीज़ का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारे जो रहन सहन की व्यवस्था थी, हमारे जो आवास बने हुए थे, और हमारा जो एक सभ्यता को परिलक्षित करने के लिए हमें उदाहरण देख सकते हैं। आप निकट भूतकाल में चले जाइए, आज से 20 से 30 साल पहले, जो कि उस समय को मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उस समाज में हम रहे हैं। अब तो पक्के मकान बन गए हैं, लोग किसी भी फेसिंग में घर बना लेते हैं, लेकिन हमारा एक बहुत ही सुव्यवस्थित समाज होता था। गांव बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बसते थे, बिल्कुल एक पंक्ति में एक पट्टी, जिसको बोलते थे हम लोग पटिया, पट्टी, एक पट्टी सुसंस्कृत तरीके से एक ही लाइन में बिल्कुल बराबर से घर बनते थे। बड़ा सा आंगन होता था, है ना, और चौड़े से रास्ते होते थे। तो ये एक सभ्य समाज को दर्शाता है। ये एक कहीं उन्नत समाज की ओर इंगित करता है। कहीं भी झोपड़ी डाल लो, कहीं भी कुछ कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ जो हम सो कॉल्ड जो मेहमानों के लिए या जो आगंतुकों के लिए एक हम जो बैठक, आजकल जो ड्राइंग रूम बोलते हैं, उसकी व्यवस्था ज़रूर हम सड़क के किनारे करते थे, रास्ता के किनारे करते थे, जिसको कि हम बंगला कहते हैं। बंगला भी हम उसको एक झोपड़ा भी तो कह सकते हैं, कुटिया भी कह सकते थे, पर हमारे शब्दों के आज हम नहीं कहते। ये हमारे पूर्वज उसका नाम बंगला के नाम से हम लोग जानते थे। तो वो बंगला एक द्योतक है किसी भी राज परिवार के लिए कि वो उसको अपनी संस्कृति को अपने साथ लाए हैं। उस बंगले में यानी आदरपूर्वक, नवागंतुक है तो ऐसा नहीं है कि उसको हेय दृष्टि से देखें, उसको बाकायदा बंगला में ठहराया जाता था। बंगला भले कि कच्चा होता था, लेकिन वो शब्द के अनुसार बंगला होता था। जबकि आज के संदर्भ में, भारतीयता के संदर्भ में, भारतवर्ष के पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो बंगला एक जो है उच्च कोटि का किसी व्यक्ति के पास घर होगा, ऐसा प्रस्तुत करता है। यस, पर ये उसी का प्रतिनिधित्व करता है सर, ये उसी का प्रतिनिधित्व करता है। और जो बंगला है वो ऐसा वैसा नहीं होता था।
अधिकतर लोग 2 पाई बोलते हैं, यानी 2 कमरे का ओपन प्लेस, उसमें दरवाजे वरवाजे अधिकांशतः नहीं होते थे। ओपन प्लेस, गैरेज या बैठका जिसको कह सकते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे, मेहमान आते थे लोगों के, तो एक बड़ी सी बैठक, एक पाई, दूसरी पाई, मतलब 2 उसके जो कमरे होते थे वो ओपन होते थे बिना किसी दरवाजे के, और वो बहुत सलीके से बनाए जाते थे। कच्चा घर भी होता था क्योंकि संसाधन उतने ही थे। पूरा भारतवर्ष आर्थिक रूप से काफ़ी संघर्षरत था, और हमारा समाज, क्योंकि हम लोग एक माइग्रेटी थे, बाहर से आए थे, प्रवासी थे, और बहुत ही दुरूह स्थान पे आए थे, बिना किसी संसाधन के थे, तब हमने उस दुरूह परिस्थिति में भी बहुत सलीकेदार घरों का निर्माण किया, और बहुत लिपे पुते, जो कि मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं बाहर के ग्रामों में भी गई हूँ, दूसरे अन्य जातियों के भी गाँव मैंने देखे हैं। लोग यहाँ पर घर है और यहीं पर कीचड़ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत दूर तक आंगन लिसा पुता हुआ होता था, दीवारें बराबर, मतलब हम चौका लगाना कहते हैं, बराबर से उसमें पुताई होती थी मिट्टी की, तालाब से चिकनी मिट्टी लाई जाती थी, उससे पुताई होती थी। मतलब जो भी संसाधन अवेलेबल थे उस समय, प्राप्त थे, सुलभ थे, उन संसाधनों से बहुत बेहतर तरीके से, सलीकेदार तरीके से वो गाँव, ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया था उसको सजाया बसाया जाता था। ये तो राणाओं की बात होगी मैडम। मेरा सवाल उनको लेके भी था, जो सो कॉल्ड थारू आप कह रहे हैं, क्या उनका भी सभ्यता ऐसा ही था या उनका थोड़ा बहुत डिफर है, क्योंकि अब एक एरिया में है, बहुत कुछ सभ्यता हमने उनसे भी लिया, कुछ रहन सहन उनसे भी लिया। वो मूल निवासी थे, तो एक दूसरे की संस्कृति का प्रभाव लगातार जो साथ में रहे, उनका एक दूसरे पे प्रभाव ना पड़े, वो अछूते रहें, ये संभव नहीं है। तो बहुत कुछ उनसे मिलता जुलता, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उस समय अगर आप तुलना करते तो उनके घर इतने सुसज्जित नहीं होते थे, इतने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे नहीं होते थे, ज़्यादातर झोपड़ियाँ होती थीं। हमारे जो घर थे वो बहुत मतलब खपरेल वाले घर, बहुत अच्छे, मतलब एक कम से कम उसके पास 10-20 एकड़ ज़मीन होती थी, उसको वो मतलब बड़े संपन्न माने जाते थे उस समय के लोग। तो उनके घर ऐसे बहुत अच्छे से बनाए जाते थे। अगर वो घास की भी छाई हुई झोपड़ी है तो बहुत अच्छे से लिपी पुती होती थी। तो उनके घर के मुकाबले हमारे घर, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा कह रही हूँ, ऐसा ये फैक्ट है और ऐसा रहा है। बहुत सुसज्जित तरीके से हमारे घर होते थे, अ बिट डिफरेंट फ्रॉम देम। जी। और कई परंपराएं होती हैं, थारू परंपराएं, जो कहीं ना कहीं उन थारुओं से भी मिलती हैं जो आप कह रहे हैं मैडम। उन परंपराओं में कुछ प्रकाश डालिए। जैसे शादी ब्याह में कई परंपराएं आपने देखी, हमने भी देखी। उन परंपराओं का क्या महत्व होता है? जैसे ये धाय बोलते हैं हमारे राणाओं में ना, तो उसके बारे में आप बताइए। धाय, अब क्योंकि मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं उन लोगों से बहुत इंटरेक्ट नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं कि उनके यहाँ ऐसा कुछ है या नहीं है, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। बट हमारे यहाँ धाय, हमारे यहाँ ये प्रथा है कि लड़की जब शादी होके जाती है तो अकेली नहीं जाती है, दुल्हन के साथ कुछ लोग, बड़े वरिष्ठ महिलाएं और कुछ बच्चे साथ में जाते हैं। उनको जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जाती हैं उनको हम लोग धाय कहकर पुकारते हैं जी। और धाय का जो उल्लेख मिलता है हमारे क्षत्रिय समाज में, खास करके महाराणा उदय सिंह के समय में, वो पन्ना धाय माँ का उल्लेख मिलता है। हाँ, पन्ना धाय जी। पन्ना धाय, धाय का मतलब होता है जो पालन पोषण करे, सुरक्षा प्रदान करे, ऐसी सेविका जो विश्वस्त हो, विश्वसनीय हो, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता हो, जो कि हर पल बच्चे की, चाहे जिस भी व्यक्ति की सुरक्षा उसको दी जाए, उसकी वो सुरक्षा करे। तो पन्ना धाय का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ, क्योंकि राशि ठाट बाट थे और वो नहीं रहे, जब हम प्रवासी बने, हमारे पास संसाधनों की बिल्कुल कमी थी, कोई नौकर चाकर नहीं थे, तो अब विश्वस्त नौकर तो हो नहीं सकते। तो जो विश्वस्त पारिवारिक जन थे, संबंधी थे, सगे संबंधी थे, चाहे वो मौसी हो, हमारे यहाँ बड़ी बाड़ी बोलते हैं, जो बड़ी बहन मतलब माँ की जो बड़ी बहन दीदी होती हैं, उनको हम बाड़ी बोलते हैं। बाड़ी जाएगी, चाची को हम लोग काकी बोलते हैं, काकी जाएगी, चाची जाएगी, मौसी छोटी बहन माँ की जाएगी, उसकी अपने भाई की पत्नी यानी भाभी जाएंगी, और कुछ बहनें जो चुगलबाजी करने के लिए, छोटे बच्चे थोड़ा सा एक निरंतरता, सजीवता को बनाए रखने के लिए, वो उनकी सुरक्षा के लिए जब वो धाय साथ में जाती हैं तो
उनको घर के जो दादी हो या लड़की की माँ हो, वो ये कहती है, सौंपती है बच्चे को कि ललो को ध्यान रखियो। ललो मतलब लल्ली या बेटी का ध्यान रखना। जी ध्यान रखना। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। जी जी, एक और सवाल मेरा, चराई जो है, मेरे जैसे युवाओं को, बहुतों को चराई के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। जी मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी पता नहीं होगा, सिर्फ कईयों ने इतना ही सुना होगा कि चराई त्यौहार राणाओं में मनाया जाता है। जी। इसके बारे में यदि आपको कुछ पता हो तो ज़रूर बताएं। आधुनिकता की दौड़ में हम लोग बहुत कुछ पीछे छोड़ आए, और पीछे छोड़ आए अपना इतिहास, पीछे छोड़ आए अपनी सभ्यता। चराई एक बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता था, चराई का जो त्यौहार था, और इसके बहुत सारे मीनिंग थे। पंजाबी में बैसाखी, उड़ीसा में बिहू, और भी ऐसे कई जगहों पे जो ये त्यौहार मनाए मतलब जाते थे, पूरे भारत में अलग अलग नामों से बहुत जगह मनाए जाते थे, और ये एक सामूहिक त्यौहार होते थे। और ये हम चैत्र और बैसाख महीने में मनाते थे। जी चैत्र में आपको पता है कि गेहूँ कुछ पकने की स्थिति में होता है, जी बालियाँ कुछ उसमें कहना चाहिए कि भरी सी हो जाती हैं। हाँ, नववर्ष नववर्ष आने वाला होता है। चैत्र मास हिंदुओं का गेहूँ जो पकने की ओर गेहूँ होते हैं, पकने फसल की ओर कटने होता की ओर है। होती है। हाँ जी, तो वो जो चैत्र मास है, चैत्र मास एक हमारे हिंदू कैलेंडर में नया वर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, और चैत्र की चौथ को, जी चौथी तिथि को, चतुर्थी को हम चराई मानते थे। चराई, जी उसमें क्या होता था कि उस साल हमारे यहाँ जो शादी विवाह होते थे, अगर वो जनरल तरीके से राजी बाजी से शादी हो रही है, तो फाल्गुन माह और फाल्गुन मास में ही होते थे, जो कि बहुत सटीक समय था। मतलब बहुत सुहावना मौसम होता था उस समय। अगर हमने खाना भोजन परोसा है तो वो ख़राब नहीं होगा, बारिश का इतना खतरा नहीं होगा, और लोग बाग अच्छे से जो भी सजना चाहें, आभूषण पहनना चाहें, कपड़े अच्छे पहनने चाहें, जैसे कि उनको गर्मी ना लगे, वो बहुत सोच समझ के हमारे बड़े बुजुर्गों ने उस समय को चुना था। और गेहूँ और धान सब तरह की फसल से काट करके हम लोग फुर्सत में होते थे, तो वो शादी का जो त्यौहार था, शादी का जो लगन था, वो उस पर्टिकुलरली दोनों माह में मनाया जाता था। मतलब शादियाँ संपन्न कराई जाती थी, और बाकी जो शादियाँ कभी थोड़ा ऐसे ऊंच नीच वाली होती थी, वो और इतर माह में, अगर फाल्गुन और माह के अलावा भी कभी शादियाँ होती थी, तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता था कि ज़रूर कुछ गलत होगा इसमें। तो वो सामान्य जो शादियाँ होती थी वो इन दोनों महीने में, और इस दौरान जितनी भी सामान्य शादियाँ होती थी दोनों महीने के दौरान, वो चैत्र मास में, या फिर जो बच गया बैसाख की चराई में, उन दुल्हनों को, जो भी नववधुएँ थीं, उनको सामूहिक रूप से बुलाया जाता था। अनिवार्य रूप से उनको उस गांव-गांव में उतनी सारी नववधुओं को बुलाया जाता था। बुलाया का मतलब उनको ससुराल में उनका जो गौना, या हमारे यहाँ चाला कहते हैं, यानी कि चलन शुरू होता है उसका, जो ससुराल पक्ष की ओर, वो चाला होता था, और उसमें अनिवार्य रूप से सारी वधुओं को बुलाया जाता था गांव में, और एक पिकनिक टाइप से ऑर्गेनाइज होता था सामूहिक रूप से। एक घना फलदार बगीचा होगा, वहाँ हमारी एक पीपल का पेड़ होगा या बरगद का पेड़ होगा, ज़्यादातर पीपल का पेड़, बरगद का नहीं, पीपल का पेड़ होगा। उसके नीचे हमारी भूमसेन देवता की स्थापना, और देवता अगर हम ना कहें तो हम ये कह सकते हैं भूमसेन माता भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ 7 भवानियों की पूजा होती है। जी जी, समय की कमी है मैडम, एक और लास्ट सवाल आपसे। आधुनिकता के दौर में क्या हमारा राणा समाज, जैसे हम अपनी विशेष सभ्यता और विशेष संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, क्या ये पीछे छूटता जा रहा है? बिल्कुल पीछे छूटता जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने, हमने देखा है कि मैंने चर्चा की थी, कुछ हमारे संपर्क में हैं बेसिक क्लास से, जो कि खास करके राजस्थान या गुड़गांव या हरियाणा से संबंधित हैं। उनका कहना है कि मुंडन संस्कार में अनिवार्य रूप से वो कुरुक्षेत्र या अपने देश अपने प्रदेश को वापस जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई, बहुत ही, जितना भी बंधन युक्त समाज था उतना ही बंधन मुक्त समाज हो गया, और लोगों ने हर चीज़ को जस्ट लाइटली लेना शुरू किया कि हो गया तो ठीक, इसको निभाने का ठेका या दायित्व औरों का है, मेरा नहीं है, मेरे पास तो समय की कमी है, मैं तो आज ही नौकरी ज्वाइन करूँगा, मैं तो आज ही जाऊँगा, साथ में बहू भी जाएगी। तो हम अपनी किसी भी परंपरागत चीज़ों को मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, और ये परंपराएं धीरे धीरे छूट रही हैं। जी,
तो ये थोड़ा सा दुखद भी है। इससे हमारे इतिहास के बारे में भी बच्चों को पता नहीं चल रहा। अगली पीढ़ी वो सिर्फ आधुनिकता के दौर में अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े नहीं रहेंगे, आपको कोई भी पौधा अगर जड़ों से जुड़ा नहीं है तो अंततोगत्वा उसके पत्ते, उसके फल हरे नहीं रह सकते, वो आगे फलीभूत नहीं हो सकते, आगे वो संपन्न नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारी पीढ़ियों को हमारा ये संदेश है कि अपनी अच्छी परंपराओं को, अपने इतिहास को हमेशा अपने साथ रखें और कोशिश करें कि एक ऐसा समय, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% लोग आ कर के जहाँ कहीं भी हों अपने त्योहारों को मनाएं, अपनी पीढ़ियों को बताएं, इसके बारे में जागरूक करें और अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। थैंक यू। और